फिर से स्वागत है आरएस नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं और हमने अभी तक 3 डिजीज को ख़त्म कर दिया। अभी तक शायद 2 ही डिजीज जीआईटी के हम एमएसएन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हमने 2 डिजीज के बारे में डिस्कस किया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम बेसिस पे बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो आज हम एक और क्या बोलते हैं कि एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है GERD। ठीक है, बिना टाइम गवाते हुए और आप लोग को बस एक काम करना होगा कि जिसको मतलब कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं अपने दोस्तों को वो शेयर करें और ख़ुद को पढ़े। मतलब जैसे खुद अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दे कि यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम जो एकेडमिक टाइम है एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो इसको लिखने में। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम गवाते हुए बात करते हैं GERD के बारे में। GERD का ये भी एक हमारा जो है एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉप सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम जीआईटी के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक, जीआईटी के क्या पढ़ रहे हैं? डिसऑर्डर। ठीक, तो ये जीआईटी के जो डिसऑर्डर है इसके अंदर हमने पढ़ लिया है क्या? पेप्टिक अल्सर, और उसके बाद हमने पढ़ लिया है एक और अपेंडिसाइटिस। ये देखो एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों अब खत्म हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं GERD के बारे में। GERD क्या है? देखिए, ये भी एक डिजीज है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है जिसको हम GERD कंडीशन कह सकते हैं, और इसके बाद हम इसके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण है, कि क्या क्या कॉजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं GERD। GERD में क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जैसा कि देखो फिगर में बना हुआ है। ठीक, जैसा कि क्या है फिगर में बना हुआ है, इसमें देखोगे आप कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? इसोफेगस का पार्ट है। ठीक, इसोफेगस है, लोअर इसोफेगस, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? स्टमक है। ठीक, ये स्टमक है, ये इसोफेगस है। यहाँ पर देखो ये देखो ये वाली जो रिंगस देखने को मिल रहा है। ठीक, ये जो ये रिंगस, ठीक, इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलेंगे या हम इसी को कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पे GERD वाली कंडीशन उत्पन्न कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि जैसे ये हमारा इसोफेगस है। ठीक है, तो ये हमारा इसोफेगस है, तो आपको पता है कि इसके अंदर जो हमारा स्टमक है इसके अंदर HCl का सिक्रेशन होता है। ठीक, फूड में HCl मिला होता है, लेकिन अगर हमारा ये जो स्फिंक्टर है ये स्फिंक्टर क्या हो जाए? लूज हो जाए। अगर ये लूज हो गया मतलब कि कह सकते हैं इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। तो जब ये इनकम्प्लीट क्लोज होगा, जैसे ये कंप्लीट क्लोज ना होकर थोड़ा सा खुल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? यहाँ का जो HCl है या पेप्सिन है ये क्या होगा? ऊपर की तरफ रीगर्जिटेट होगा बार बार।
ठीक है। ऐसे रीगर्जिटेट होगा, और रीगर्जिटेट होने की वजह से यहाँ पे देखो बड़े वाले स्ट्रक्चर में रीगर्जिटेट तो हुआ है, लेकिन क्या इसमें आपको ये कलर नहीं देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे जैसे रिगर्जिटेट होता तो ये देखो HCl और पेप्सिन से भरा एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, और ये एसिड रिफ्लेक्स होके कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में जाके यहाँ की वाल को सबको क्या कर रही है, बर्न कर रही है। ठीक है, यहाँ की वाल को क्या कर रही है, जला दे रही है। ठीक है, और जब जला रही है तो उस एसिड की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या, अब एसिड से जलेगा तो आपको पता है कि सेल डैमेज होगा, तो यहाँ का जो सेल होगा वो क्या होगा, जो एपिथेलियम लाइनिंग है क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक, डैमेज होगा, और जब डैमेज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ईसोफेजाइटिस। ठीक, ईसोफेजाइटिस वाली कंडीशन हो जाएगी, या आप इसी को, और ईसोफेजाइटिस कंडीशन क्रिएट करेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पेप्टिक ईसोफेजियल अल्सर। देखो ईसोफेजियल अल्सर होगा तभी जाके क्या होगा, ईसोफेजाइटिस होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ की वाल में एसिड से जलेंगी तो उसके बाद ये अल्सर कॉज किया, अल्सर कॉज करने के बाद वहाँ की सेल में इन्फ्लामेशन हो गया, तो हो गया ईसोफेजाइटिस। ठीक, ईसोफेजाइटिस कंडीशन क्रिएट हुआ। अब देखो हम GERD कंडीशन किसको कह रहे हैं, तो GERD कंडीशन में क्या होता है कि जो ये एसिड बार बार रिफ्लेक्स हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्स होकर यहाँ की क्या कर रहा है, सेल को, लाइनिंग को क्या कर रहा है, जला दे रहा है। तो हम इसी कंडीशन को, बार बार वो रिफ्लेक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है बार बार, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं GERD कंडीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। बैकफ्लो रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट स्पेशली HCl एंड पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन और HCl क्या होता है, बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जो स्टमक के अंदर कंटेंट मौजूद है, वो कंटेंट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, बार बार बैकफ्लो हो रहा है, रीगर्जिटेट होके ईसोफेगस में जा रहे हैं, कहाँ पे, इनटू ईसोफेगस। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये जाएंगी तो रिजल्ट इन आल्सो रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस या एसिड रिफ्लेक्स, उसको हम रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस कहेंगे या एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इसोफेजियल लेयर होती है वो लाइनिंग क्या होती है, जल जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब आपको पता है जब इसोफेगस की लाइनिंग जलेगी तो हमें हार्ट बर्न, आपको चेस्ट पेन, चेस्ट के पास क्या होगा, आपको स्टर्नम के नीचे आपको देखने को, रेट्रो स्टर्नम के पास आपको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखो GERD मोस्ट कॉमन अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। ठीक, या अपर GI प्रॉब्लम है, और ये देखने को ज़्यादातर मिलता है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। ठीक, ये केस सबसे ज़्यादा, अगर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो ये अडल्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेस के बारे में। देखो डेफिनेशन आई थिंक आप सबको समझ में आएगा। डेफिनेशन में सिंपल सा है कि एसिड का क्या होना, रिफ्लक्स होना, और ये एसिड रिफ्लक्स होगा कहाँ पे, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में क्यों हो रहा है, लूज ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसी को हम कार्डियक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर लूज हुआ तो इसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स हुआ ईसोफेगस में, और जाके वहाँ पे क्या किया, डैमेज किया। क्या किया, डैमेज एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, और ईसोफेगस की लाइनिंग को क्या किया, डैमेज कर दिया। और डैमेज करने के बाद वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो ईसोफेजाइटिस कंडीशन होगा, और ईसोफेजाइटिस कंडीशन होगा तो आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे हैवीनेस फील होगी। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन देखने को मिलेंगे जो हमें आगे अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेस के ऊपर।
कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं जो कॉज कर सकती हैं क्या GERD वाली कंडीशंस। तो नेक्स्ट आप देखिएगा कॉजेज में क्या है। इनकम्प्लीट कार्डियक इंस्फिंक्टर, ठीक, इनकम्पिटेंट का मतलब है कि इनकम्प्लीट, ठीक, ऐसे कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट क्लोजर, मतलब पूरी तरह से क्लोज ना हो, समझ गए, मतलब होना चाहिए कितना, लेकिन ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, इनकम्प्लीट क्लोजर। समझ गए, तो इनकम्प्लीट क्लोजर हो रहा है क्या, कार्डियक इंस्फिंक्टर, जैसे ये कार्डियक, यहाँ पे कार्डियक इंस्फिंक्टर, ये हमारा स्टमक हो गया, अब ये कार्डियक इंस्फिंक्टर है, अगर ये कार्डियक इंस्फिंक्टर सही से क्लोज ना हो, अब आपको पता है ये प्रिवेंट करता है एसिड को बैक फ्लो होने से, और बैक फ्लो होने से ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जब ये लूज हो जाएगा तो एसिड क्या होगा, रिफ्लैक्स होके यहाँ जाएगी, तो हमारा मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया, GERD कॉज करने के लिए हमारा जो कार्डियक इंस्फिंक्टर है वो कार्डियक इंस्फिंक्टर क्या हो गई, लूज हो गई, ठीक, इनकम्पिटेंट हो गई, मतलब कि सही तरह से वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है और कॉज कर रहा है क्या GERD। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करने वाले हैं सर्जिकल ट्रॉमा। मान लीजिए आपने कोई सर्जरी कराया है स्टमक के पास या इसोफेगस का, तो आपने सर्जरी कराई, सर्जरी कराने के क्या हो गया, हो सके यहाँ हमने इंस्फिंक्टर को कट कर दिया है, या इंस्फिंक्टर सर्जरी करने की वजह से इंस्फिंक्टर सही से क्या क्लोज नहीं हो पा रही है, तो सही से जब क्लोज नहीं हो पाएगी तो एसिड क्या होगा, HCl और पेप्सिन क्या होगा, रिफ्लैक्स होगा और कॉज कर देगा क्या, GERD। उसके बाद देखो एक और है कि अगर इंस्फिंक्टर, कार्डिक इंस्फिंक्टर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे देखो ये स्टमक है, अरे एक मिनट, देखो ये स्टमक है और एक ये इंस्फिंक्टर है, ठीक, ये इंस्फिंक्टर है, तो ये इस लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर है, तो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, स्टमक से, ठीक, और यहाँ का जो प्रेशर है, स्टमक का जो ये प्रेशर है, आपको बता दें यहाँ का जो प्रेशर होगा उसका प्रेशर कम होगा किससे, इसोफेगस से, ठीक, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा तो यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो इंस्फिंक्टर है वो इंस्फिंक्टर क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, समझ गए, तो वो इंस्फिंक्टर क्या होगी, ऐसे क्लोज रहेगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है ज़्यादा, आपको पता है जहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा क्लोजर होगा, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये प्रेशर लोअर टू हायर प्रेशर नहीं जाएगा, इस तरह से वो प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर इस जो लोअर इसोफेजियल या कार्डियक इंस्फिंक्टर है, इसका अगर जो ये प्रेशर है, अगर ये प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, का स्टमक से, किससे कम हो जाए, स्टमक से, अगर इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको देखो खुद, अगर इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और इसका प्रेशर क्या होगा, इंस्फिंक्टर से ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर,
तो हायर प्रेशर से क्या होगा, लोअर प्रेशर जाएगा, और इस तरह से जो यहाँ की HCl है वो कहाँ चली जाएगी, ईसोफेगस में बार बार जाएंगी, जिसकी वजह से आपको क्या GERD वाली कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर हम नॉर्मल प्रेशर बात करें तो वो होता है 20 mm ऑफ Hg, किसका, कार्डियक स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो होता है क्या, 20 mm ऑफ Hg। और उसके बाद एक और बता दें, इसमें जो ये जो इनकॉम्पिटेंट वाला कंडीशन है, एक और कंडीशन क्लिनिकल कंडीशन की वजह से हमें GERD देखने को मिल सकता है। अगर हम NG ट्यूब को क्या कर रहे हैं, NG ट्यूब को अगर हम लंबे समय तक, मतलब कि प्रोलॉन्गेटेड NG ट्यूब, ठीक, या इंटूबेशन ऐसे कर सकते हो, NG ट्यूब को क्या कर रही है, इंटूबेट कर रहे हैं, इंटूबेशन कर रहे हैं। तो अगर ये लंबे समय तक पता चला, देखो जैसे ये है स्टमक, और यहाँ पर हमने एक ट्यूब क्या किया, इंसर्ट किया है। अब ट्यूब अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू, आपको पता है कि अगर ये ट्यूब हम यहाँ पे लंबे समय तक इंसर्ट किए हुए हैं तो ये डायलेटेड तो किया ही है, इंस्पेक्टर को क्या किया है, डायलेट किया है, और डायलेट किया है। अगर हम इस ट्यूब को अगर रिमूव कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर क्या होगा, सही से क्लोज नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक रहने की वजह से उसकी मसल्स क्या है उसी तरह से क्या हो जाती है। कभी कभी आप खुद देखो कि जब हम कोई भी चीज में जैसे किसी चीज को रोके रहते हैं तो बाद में क्या होता है, कुछ सही तरह से अपना पूरा पुरानी तरह जैसे फंक्शन करता है, पूरी तरह से क्लोजिंग होना होता है, तो वो क्लोजिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम अगर NG ट्यूब को लंबे समय तक क्या यूज करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये हमारा स्फिंक्टर जो होगा वो सही से क्लोज नहीं होगा, तो इस तरह से HCl जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वापस बैक फ्लो हो जाएगा ईसोफेगस में, और कॉज कर देगा क्या, ईसोफेजाइटिस कॉज करेगा, या GERD कंडीशन वाला क्रिएट करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो अगर ये जो NG ट्यूब है इसको हम मोर देन 7 डेज तक ही क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब 7 दिन से अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम 7 डेज से पहले इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, नहीं तो फिर हमें यही GERD वाली कंडीशन बच्चे अगर हम बाद में रिमूव कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स है, स्फिंक्टर की जो मसल्स है, ठीक है, वो सही से क्लोज नहीं करेगी, वो उसी पे क्या होती है, फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैंने जो ये बात किया है कि जो ये प्रेशर है, अब ये प्रेशर हमारा कैसे घटेगा, या मान लो हमारा एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से आप देखो, एक मिनट रुकिए जरा, देखो जैसे क्या है कि अगर कैसे आप ये दिमाग में ये भी तो आएगा कि किस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मान लो ये ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है, और पता है आपका ये इंस्फिंक्टर है। अब देखो ये क्या है, कार्डियक इंस्फिंक्टर, और ये है स्टमक। अब देखो अगर पूरे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ ही जाए, ठीक है, पूरे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी प्रेशराइज होगा, स्टमक प्रेशराइज पड़ेगा, क्योंकि इसमें फूड भरा होता है। भाई किसी चीज में अगर फूड भरा है, अगर वहां पूरे हम दबाएंगे तो फूड क्या होगा, ऊपर की तरफ पे ही प्रेशर देगा, और इस तरह से HCl पेप्सिन ऊपर जाएगा। और एक और कंडीशन हो सकता है, जो ये वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर की जो प्रेशर है अगर वो डाउन हो रही है, किस कारण डाउन हो रही है, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। पहला देखिए क्या होता है, लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी जो स्फिंक्टर है उसका प्रेशर क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। अब लाइफ स्टाइल की वजह से कैसे, पहला अगर देखो बात करें तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग की वजह से यहाँ की मसल्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल की वजह से भी यहाँ की मसल्स वीक हो जाएंगी। और या टोबैको आप चबा रहे हैं
चबाना का मतलब समझ रहे हो ना, अगर टोबैको च्युइंग का काम कर रहे हैं, बाहर आप टोबैको लेते हैं, सुर्ती खाते रहते हैं या गुटखा मसाला खाते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो आपका ये प्रेशर है, जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे इसका प्रेशर डाउन होगा तो आपको पता ही है कि अगर प्रेशर इसका डाउन होगा तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसी में अभी पॉइंट है कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि स्फिंक्टर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो स्फिंक्टर का प्रेशर कम होने के लिए और क्या क्या कारण देखने को आपको मिलेंगे, तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपका फूड आइटम्स, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो वो क्या है, फूड आइटम। ठीक, जो फूड आइटम है जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर के क्या प्रेशर को कम कर सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है, अगर हम ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, हमारा जो हैबिट है, अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो इस चाय कॉफ़ी क्या कर सकता है, हमारे स्फिंक्टर का प्रेशर कम कर सकता है या हमारे स्टमक का प्रेशर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ हम कार्बोनेटेड बेवरेज ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड बेवरेज तो आजकल सबका फेवरेट भी हो गया है, बिना उसके तो कोई पार्टी मनाई नहीं जाती है। तो ये अगर हम उसको ले रहे हैं, अगर ज़्यादा बार बार लेते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे स्टमक का प्रेशर बढ़ा सकता है और कार्डियक स्फिंक्टर का प्रेशर क्या सकता है, घटा सकता है। उसके बाद आप अगर कोई सिट्रस प्लांट, सिट्रस ले रहे हैं, मतलब खट्टा वाला जो भी आप ले रहे हैं, सिट्रस जूस ले रहे हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो नींबू से का जूस, अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज इसका कर रहे हैं तो ये भी हमारे स्फिंक्टर का क्या कर सकता है, प्रेशर कम कर सकता है और स्टमक का प्रेशर बढ़ा सकता है। उसके बाद हम फैटी डाइट अगर ले रहे हैं, समझिए, कोई भी अगर फैटी डाइट ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम स्पाइसी मसालेदार, ठीक है, स्पाइसी अगर हम डाइट मील ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर बढ़ा रहेगा। और सबसे फेवरेट आपका तो है, ठीक है, वो है क्या, चॉकलेट। अगर हम ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, ज़्यादा चॉकलेट खाने से क्या होगा कि जो हमारा स्फिंक्टर होता है उसकी प्रेशर पे क्या प्रभाव डालेगा और उसकी प्रेशर को क्या करेगा, कम कर देगा। और इस तरह से जो प्रेशर कम होगा तो आपको पता है कि स्टमक का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें फूड भरा होगा, तो वो प्रेशर क्या करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा और इस तरह से क्या होगा, एससीएल इसोफेगस में चला जाएगा और वहाँ की सेल को क्या करेगा, बर्न कर देगा। और उसके बाद अगर हम पिपरमिंट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिपरमिंट अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो पिपरमिंट की वजह से भी ये कार्डियक स्फिंक्टर आपका क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। लूज का मतलब कि उसका प्रेशर डाउन हो सकता है। और उसके बाद अगर हम क्लेव ले रहे हैं, मतलब लौंग ले रहे हैं, ठीक, अगर हम लौंग हमेशा खाते हैं, ठीक है, लौंग के हम जैसे आदी हैं तो बार बार जैसे हम लौंग का यूज कर रहे हैं, तो अगर लौंग क्या होता है कि ये हमारे जो कार्डियक स्फिंक्टर है उसके प्रेशर को क्या करता है, कम कर देगा। और जैसे ही कार्डियक स्फिंक्टर अपने इसोफेजियल प्रेशर को कम करेगा तो इसकी वजह से आपको पता ही है क्या होगा, स्टमक का प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा स्टमक का प्रेशर। अगर नॉर्मल नहीं भी रहेगा तो आप खुद ही सोचो कि जो स्टमक है, अगर वो स्टमक का जो प्रेशर है, नॉर्मल से अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर यहाँ का प्रेशर क्या है कि अगर मान लो यहाँ का प्रेशर डाउन हो जाएगा या स्टमक का प्रेशर क्या रहा है, डाउन हो रहा है, तो ऑलरेडी इसका प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हायर टू लोअर, सीधा बैक फ्लो हो गया, सीएल का चला गया और हो गया क्या, जेड हो गया, जी आरडी वाला कंडीशन हो गया। उसके बाद और बात करें इसी में कि आपका जो स्फिंक्टर है उसमें और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो स्फिंक्टर का जो प्रेशर है, अब कुछ ड्रग का यूज अगर हम कर रहे हैं, एक्सेसिव कुछ मेडिसिन्स का यूज कर रहे हैं, तो उस मेडिसिन्स की वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या, इसोफेजाइटिस, या तो आप कह सकते हैं GERD वाला कंडीशन देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर सकती है, प्रेशर कम कर सकती है आपके स्टमक का। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ A B
सी डी एम एन पी टी। देखो ये मेडिसिन का नाम है। ए फॉर हो गया क्या, एंटी कोगुलेंट। अगर हम एंटी कोगुलेंट का यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारे जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसका प्रेशर क्या कर सकता है, कम कर सकता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, समझ गए, तो ये भी क्या करेगा, कार्डियक स्फिंक्टर के लूज कर देगा। उसके बाद सी फॉर होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा तो इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद डी फॉर है डाइजिपाम डिजॉक्सिन। ठीक, डाइजी और क्या, डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या है, अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं डिगॉक्सिन तो इसकी वजह से भी हमारा क्या, स्टमक का प्रेशर कम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉर्फिन। अगर हम ज़्यादा मॉर्फिन का यूज कर रहे हैं तो मॉर्फिन का यूज ज़्यादा करने से भी हमें ऐसा GERD वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। और उसके बाद नसेट्स। नसेट्स में एंटीजी और एस्प्रिन, एंटीजी ये हो गया कि तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गए तो ये भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन, देखिए जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप बस एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, बहुत बारीक से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सब के सब क्या कर सकते हैं, हेल्प करेंगे कार्डियक स्फिंक्टर का क्या, प्रेशर कम करवाने में। कार्डियक प्रेशर क्या कर दे, कम करा देते हैं। और कार्डियक प्रेशर कम होने की वजह से जो स्टमक का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह से हमारे कार्डियक प्रेशर कम होने की वजह से तो हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या होंगे, सब इसोफेगस में जाएंगे और GERD वाले कंडीशन को क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो आपके एक लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, और एक आपका डाइट की वजह से हो रहा है, और नेक्स्ट हो रहा है एक आपका ड्रग्स की वजह से। हम कुछ ड्रग्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी क्या आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, हाइटल हर्निया की वजह से। अब देखो आपको पता है हर्निया वाले कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा ये स्टमक है, ये स्फिंक्टर है। अब देखो ये हार्निया होगा तो आपको पता है कि हार्निया का मतलब ही होता है कि एक कैविटी का पार्ट दूसरे कैविटी के पार्ट में अगर प्रोस्ट्रूशन हो जाए तो उसी को हम हार्निया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये हमारा स्टमक क्या हो जाए, इस तरह से चला जाए, ठीक, इस तरह से क्या आ जाए, अंदर आ जाए, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइटल हर्निया। ठीक, हाइटल हर्निया कहते हैं। तो अगर हाइटल हर्निया होगा तो आपको देखो जब ये इस यहाँ इसोफेगस में स्टमक वाला पार्ट, अपर जो कार्डियक वाला पार्ट है वो क्या होगा, स्टमक में जब जाएगा तो यहाँ का जो पोजीशन है किसका, आपका स्फिंक्टर का, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसो
फैजल इंस्पेक्टर है, ये अपने स्थान से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर ऊपर एक से साथ घसकेगा। तो आप जैसे ही घसकेगा तो हो सके एक आगे एक पीछे हो जाए, या जैसे ही घसकेगा तो इस आर्गन के आने की वजह से, आर्गन का जो पार्ट है आने की वजह से ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा। और जब पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा तो और ये HCl क्या होगा, आपका जाएगा कहाँ पे, इसोफेगस में, और जाके वहाँ बर्न आउट कर देगा और इस तरह से कॉज कर देगा क्या, GERD। नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना होता है, देखो यहाँ पे मैंने उसका बताया था 20 mm आप HG है किसका, इंस्फिंक्टर का, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका देखो क्या है, 5 से लेके 7 तक है mm ऑफ HG। अब आप सोचो 5 से लेके 7 है, तो ये मान लो आपका क्या है 20 mm आप HG इसका प्रेशर है, और यहाँ पे 5 से लेके 7 ये नॉर्मल है। तो क्या ये हायर लोअर टू हायर जाएगा, नहीं जाएगा, तो स्फिंक्टर क्लोज रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हुआ, अगर एब्डोमेन का प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए 20 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टमक के ऊपर क्या होगा, ऑलरेडी प्रेशर बढ़ेगा, और जब स्टमक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो यही HCl क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा प्रेशर की वजह से। ठीक, इंस्पेक्टर क्या प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, स्टमक के प्रेशर से। तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक इंस्पेक्टर ओपन हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और इस तरह से HCl जाके वहाँ पे क्या कर देगा, बर्न आउट कर देगा। समझ गए, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। कॉजेज में किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी, ठीक है। बस दोस्तों ज़्यादा शेयर करो यार अपने दोस्तों को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि और अच्छे से आप लोगों को और इजी वे में आप लोगों को क्या मैं समझा सकूं। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी में क्या, आप देखो क्या है पैथोफिजियोलॉजी में, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में जो भी कॉजेज हैं, सारे कॉजेज को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक। तो इटियोलॉजिकल कॉजेज में हो गया, फैक्टर में हो गया, तो डिक्रीज लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। देखो इसोफेगस का जो डिस्टल पोर्शन होता है, आपको पहले डिस्टल प्रॉक्सिमल के बारे में हम बताते हैं कि जो आर्गन जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जैसे ये आर्गन है मान लो हैंड, तो ये हमारा धड़, तो ये धड़ से हमारा हैंड क्या डेवलप हुआ, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ये हमारा टर्म होता है। और अगर जो फ्री वाला हैंड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्टल, ठीक, डिस्टल बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे कह रहा है डिक्रीज इन प्रेशर इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। तो अब देखो जो इसोफेगस है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा लोअर, इसको बोलेंगे डिस्टल, ठीक। क्यों, क्योंकि लोअर ऊपर से डेवलप हुआ है, हम कभी नीचे से भी कह सकते हैं, लेकिन ऊपर से, तो ये फ्री नीचे वाला पार्ट क्या है डिस्टल, ऊपर वाला क्या पार्ट होगा, प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। तो जो डिस्टल वाला पार्ट है, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आपको पता है जब लोअर इसे हम लोअर इसोफेगस के नाम से भी, लोअर इसोफेगस, ठीक, लोअर इसोफेगस जो है यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो स्फिंक्टर का भी तो प्रेशर कम होगा, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, स्टमक का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस तरह से क्या होगा, GERD वाली कंडीशन देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लीड्स टू गैस्ट्रिक कंटेंट आर एबल टू मूव। क्यों एबल हो रहा है, क्योंकि वहां का प्रेशर डाउन होगा, फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर प्रेशर स्टमक टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर इसोफेगस। अब तुम खुद सोचो, जब स्टमक का प्रेशर क्या हो रहा है, लोअर वाला स्टमक का प्रेशर, क्यों लोअर का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोअर में ही पाई जाती क्या, कार्डियक स्फिंक्टर।
अब यहाँ का प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, तो इसकी वजह से कार्डियक स्फिंक्टर का भी प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, और स्टमक का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो एचसीएल जो होता है, ये एचसीएल क्या होगी, बैक फ्लो हो जाएगी। समझ गए, इस तरह से एचसीएल क्या होगी, बैक फ्लो होगी, और लीड्स टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस, और गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स होकर यहाँ जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे बार बार जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद इट कैन इसोफेगस इरिटेशन, इसोफेगस इरिटेशन करेगा और इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन करेगा क्यों, क्योंकि एचसीएल जलाएगा वहाँ की लेयर को, वहाँ की लाइनिंग को क्या कर बर्न आउट करेगा, और इस तरह से हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे किसके, GERD वाले, ठीक है। GERD का हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे ख्याल से ये पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी था, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे है। नेक्स्ट आपका है, एक बार अच्छा फिर से रिवीजन कर दें। देखो, अगर कोई कॉजेज होगा तो कॉजेज की वजह से जो डिजिटल प्रेशर है इसोफेगस का लोअर पोर्शन, ना डिजिटल नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लोअर, ठीक है, यहाँ का लोअर इसोफेगस का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से स्टमक का प्रेशर उसके कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर चला जाता है। तो और इस तरह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैक फ्लो होकर कहाँ चले जाएंगे, स्टमक इसोफेगस में और लोअर इसोफेगस के पास, और यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ की लाइनिंग को जला देंगे, और इस तरह से कंडीशन क्रिएट हो जाएगा क्या, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और इस तरह से उसके जो भी सिम्टम्स है आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर जलेगा तो आपको पेन होगा ही, जाहिर सी बात है, अगर हमारी सेल डैमेज होगी तो हमें पेन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो पेन है वो लोकेशन पेन का कहाँ होगा, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है रेट्रो स्टर्नम या सब स्टर्नम। रेट्रो का मतलब पीछे, जो आपका जैसे ये आगे क्या है, स्टर्नम है, इसी से क्या होती है, रिब्स जुड़ी होती है। अब इसी के पीछे अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारा इसोफेगस होता है, ट्रैकिया भी इसी के पीछे होता है, ठीक, ट्रैकिया होता है, लंग्स भी है साइड साइड में, ठीक है। तो हमको दर्द जो देखने को मिलेगा जस्ट इसी के पीछे हमें पेन देखने को मिलेगा, ये पेन का क्या है, लोकेशन है। और उस पेन का नेचर क्या होगा, बर्निंग, हार्ट बर्न वाला, जैसे कि जलन वाला दर्द होगा, क्योंकि एसिड की वजह से जल रहा है तो इसकी वजह से हमको जलन जैसा दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, चेस्ट, नेक, लोअर जॉ एंड लेफ्ट शोल्डर तक ये क्या होगा, पेन रेडिएट होगा, मतलब कि पहले चेस्ट पर पेन हो रहा है, ठीक, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ के नेक तक जाएगा, जैसे ये ऐसे है ना, मान लो ये चेस्ट है। अब यहाँ पे स्टर्नम के पास से क्या हुआ, यहाँ से, क्योंकि स्टमक भाई यहीं पे डायफ्राम से तो होती है, इसोफेगस होती है, यहाँ पर डायफ्राम बीच में होता है। अब यहाँ पे जब जलेगा तो यहाँ पे पेन उठेगा, तो ये पेन क्या होगा, धीरे धीरे गर्दन तक जाएगा, ठीक है, नेक तक जाएगा, और नेक तक जाके लोअर जॉ तक, आपका जो माउथ का लोअर जॉ है वहां तक जाएगा, और उसके बाद ये रेडिएट होके क्या होगा, लेफ्ट शोल्डर तक जाएगा, समझ गए। तो लेफ्ट शोल्डर तक ये पेन आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेडिएट यहाँ तक करेगा। फिर एग्रीवेटर, कौन से ऐसे चीज है जो पेन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम पेन में अगर फैटी एसिड का यूज करेंगे, क्योंकि देखो फैटी एसिड क्या ऑलरेडी एसिड है, समझ गए, ये भी एसिड है, और यहाँ पे एसिड की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप जहाँ फैटी एसिड लेंगे तो ये क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ा देगा, तो आपको उस चीज को और बढ़ा देगा, पेन जो हो रहा है उस पेन को और एग्रीवेट कर देगा, समझिए, एग्रेसिव कर देगा एक तरह से, समझिए, ठीक है। और रिलीवर यहाँ पे क्या हो सकता है, पेन कैसे रिलीव होगा, तो यहाँ पे एंटा एसिड देंगे। एंटा एसिड का काम क्या है मैं आगे भी बताऊंगा। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। HCl जो होता है उसको क्या करना, न्यूट्रलाइज कर देना, ठीक है, और न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से HCl का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या तो आप सिप आप वाटर लेते रहे, बार बार थोड़ा थोड़ा सिप चाय की तरह पानी पीते रहेंगे, तो जो वाटर जाएगा इसोफेगस में, तो उसको बार बार धुल धुल के HCl को नीचे की तरफ लेके जाएगा, समझ गए, इस तरह से क्या जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है, और हमें नेक्स्ट जो साइन सिम्टम देखने को क्या मिलेंगे, नोजिया, वोमिटिंग।
ठीक है। नोजिया वोमिटिंग देख लो भाई, इरिटेशन होगा तो आपको नोजिया वोमिटिंग वहां देखने को ही मिलेगा, क्योंकि वेगस स्टिमुलेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया है का मतलब है पेन ड्यूरिंग सोलोइंग। जब भी हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो एचसीएल की वजह से वहां जला हुआ है, बर्न हुआ है, तो अगर कोई कुछ भी खाएंगे तो वो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, वहां घसीटेगा वहां पे, ठीक है। जब घसीटेगा तो वहां उसकी वजह से वहां पे हमें क्या दर्द देखने को मिलेगा, तो ओडाइनोफेजिया डिफिकल्टी होगा, ठीक है, हमको इसको निकलने में, क्योंकि जलने की वजह से। नेक्स्ट है ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एचसीएल उसको जला देगा लेयर को तो वहाँ ब्लड वेसल्स भी जलेगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स जब जलेगा तो इसकी वजह से हमें वहाँ ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हाइपर सलाइवेशन। हाइपर सलाइवेशन वाला कंडीशन क्यों देखने को मिलेगा, कभी आप देखे होंगे कि जब भी हमारा कच्ची ढेकर आता है तो हमारे मुंह में सलाइवेशन ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हम कच्ची ढेकर लेंगे तो हमारा एचसीएल बार बार ऊपर आएगा, हमारे मुंह तक आएगा, तो हमें क्या होता है, सलाइवेशन बार बार होना, ये प्रक्रिया जो हमारा है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो सलाइवेशन की वजह से वो एचसीएल जो लगा होता है ना उसको धुलने का काम करता है, तो ये एक्सेसिव सलाइवेशन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद सोर थ्रॉट, क्योंकि देखो कॉमन पासेज होता है फेरिंग्स, अब वहीं फेरिंग से थ्रॉट भी पास में होता है, तो अब अगर एचसीएल बार बार आ रहा है तो वहां पे भी शोर कर देगा, जिससे शोर थ्रॉट कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले, आई थिंक इसमें जो कॉजेज है, आपको कॉजेज समझ में आ गए होंगे, क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज आपको क्या समझने हैं, सॉरी कॉजेज नहीं, साइन एंड सिम्टम, सॉरी, आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिले हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि अगर ये कंडीशन है तो हम इसका जो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसका हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उस पेशेंट का, ठीक। पेशेंट का क्या करेंगे, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि उसका क्या डाइट, कैसा है वो खाना खाता है, किस तरह से उसका जो भी है रहने का तरीका है, ठीक है, वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, वो सब कुछ हमको पूछना है, या उससे पूछना है कभी और कोई सर्जरी तो नहीं करवाया है, जो स्टमक सर्जरी करवाया तो नहीं है, ये भी जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद कहीं आपने कोई ऐसा एडिक्टिव चीज़ तो, या कहीं आप ज़्यादा फैट का यूज नहीं कर रहे हो, जैसे वही लाइफ स्टाइल वाले प्रॉब्लम्स हैं, कोई तम्बाकू अल्कोहल ये आप तो नहीं ले रहे हो, तो ये सब हम क्या करें, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है, प्रीवियस हिस्ट्री भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि उस पेशेंट के पास क्या क्या कंडीशंस, मतलब क्या क्या वो उसका बिहेवियर है रहने का, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो जीआरडी कंडीशन है या नहीं है। नेक्स्ट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको खुद बताएगा, देख के ही लगेगा, ठीक है, तो वो बताएगा कि हमको जल रहा है, तो आप वहाँ पे टच करके भी स्टमक के पास, जीफिस्टनम के पास टच करके राइट साइड में भी देख सकते हो, ठीक, राइट साइड में लेफ्ट साइड देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वेरियम स्लो। देखो वेरियम स्लो में क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरियम का जो होता है ना, वेरियम, इसका हम एक टैबलेट देते हैं, ठीक, कैप्सूल की तरह होता है। तो जैसे ये बैरियम को क्या करेगा, जैसे मान लो इधर देखो, ये हो गया, ये स्टमक हो गया, ये नोज और ये माउथ हो गया, ठीक। और जैसे ये बैरियम स्लो लेगा तो बैरियम आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये बैरियम कंट्रास्ट होता है। अब ये बैरियम क्या होगा, पूरी तरह से ऐसे ही चिपक जाएगा, समझ गए, ऐसे ये पूरी तरह से फूट के क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब ऐसे चिपक गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सरे कर लेंगे। एक्सरे कर लेंगे तो वहाँ पे हमें ईसोफेगस जो विजुलाइजेशन है, वो ईसोफेगस क्या होगा, विजुलाइज अच्छे से होगी ग्राफ में, और हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि जो अल्सर हुआ है, जो बर्न है, वो किस पार्ट में है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हमारा वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ईसोफेगस भी अगर सही से क्लोज नहीं हुआ तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक हो गया। और उसके बाद एंडोस्कोपी, आपको पता है थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है, कैमरे से लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, इसको हम इंसर्ट करके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 24 आवर्स एम्पुलेटरी इसोफेजियल
ठीक, इसके अंदर क्या है, देखो मेन बात है कि इसके अंदर जो पीएच है, ठीक, जो गैस्ट्रिक पीएच है, उस पीएच को क्या करना है, चेक करना है। हर 24 आवर्स में हमको बार बार क्या चेक करते रहना है। अगर हमारा पीएच कितना ज़्यादा देखने को मिले, 7 से ज़्यादा, आपको पता है अगर ये 5 से लेकर 7 है, अगर हमारा पीएच मिल गया क्या 5.5 मिल गया, या मिल गया हमारा कितना 4 मिल गया, या हमारा 3 मिल गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि HCl की वजह से ये कंडीशन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जड़ के लिए, समझ गए। नेक्स्ट है मैनोमेट्रिक स्टडीज ऑफ लोअर इसोफेजियल प्रेशर। इसमें देखो क्या करते हैं, ये जो डायग्नोसिस होता है, इसमें हम जो इसोफेगस होता है, इस इसोफेगस का प्रेशर हम चेक करते हैं, ठीक है। देखेंगे कि कहीं इसोफेगस का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कम होगा तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर और कंडीशन जाननी है तो हम सीधा वहाँ की सेल को क्या करते हैं, कलेक्ट करके उसके साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, बायोप्सी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कॉम्प्लिकेशन, हमें देखो क्या क्या मिल सकते हैं। अब देखो बार बार अगर एसिड आएगा तो एसिड हमारे माउथ तक आएगा। थर्ड जो होता है ना, जिसे विजडम टीथ भी तुम लोग बोलते हो, तो थर्ड जो मोलर होता है वो लास्ट में भी निकलता है। तो बार बार एसिड आएगा तो उसकी वजह से वो एसिड के पास आएगा तो हमें डेंटल इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेंटल इरोजन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसिड की वजह से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद इसोफेजियल अल्सर। अब जाहिर सी बात है इसोफेजियल अल्सर तो हाई ही है, ठीक है। अब ये HCl क्या होगा, जाएगा बैक तो यहाँ की लाइनिंग को जलाएगा, और इसोफेगस में जला रहा है तो इसको ही तो बोलेंगे इसोफेजियल अल्सर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द एस्पायरेशन। अब देखो बार बार अगर जाएगा, जैसे ये हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, अब यहाँ पे लगा है एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस, तो अब बार बार ये एसिड आएगा तो मे बी रिस्क है कि वो ट्रैकिया ट्यूब में आ जाएगा, इस एस्पायरेट हो जाएगा और ट्रैकिया में जाएगा। तो ट्रैकिया के अंदर जाते ही वो क्या करेगा, लंग्स के अंदर जाएगा और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद क्या, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस में इन्फ्लामेशन होगा तो इसी को इसोफेजाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बैरेट इसोफेजाइटिस, ठीक है। बैरेट इसोफेजाइटिस के अंदर देखो क्या होता है कि आपको पहले बता दें कि ये जो इसोफेगस होता है और स्टमक होता है, यहाँ की जो सेल होती है, जो इसोफेगस होता है यहाँ की सेल होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। और उसके बाद जो स्टमक होता है, यहाँ की जो सेल होती है ये होती है कॉलुमनर एपिथेलियम सेल, समझ गए। लेकिन अगर एसिड की वजह से बार बार ये लेयर जल रहा है तो ये एसिड जो एक स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए, जिसे हम बैरेट इसोफेजाइटिस के नाम देते हैं। तो ये कंडीशन आपको देखे, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को आपको मिलेगा GERD के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, मेडिकल मैनेजमेंट। आपको पता है मेडिकल मैनेजमेंट मैंने बताया था कि अगर HCl का सिक्रीशन हो रहा है तो हम एंटा एसिड क्या करेंगे, देंगे, और एंटा एसिड क्या करेगा, HCl एसिड का न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो हार्ट बर्न, हमें दिल में ऐसे जलन जैसी फील हो रही है तो हार्ट बर्न हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब देखो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम क्यों दे रहे हैं, मेन बात ये है कि जो ये हिस्टामिन 2 होता है, ये हिस्टामिन 2 प्रेजेंट होता है आपके किसके, पेराइटल सेल के ऊपर, किसके, पेराइटल सेल। और ये पेराइटल सेल कहाँ पाई जाती है, स्टमक में, ठीक, स्टमक में पाई जाती है। और ये पेराइटल जो होता है ये सिक्रीशन करती है किसका, HCl का, ठीक। तो अगर हमारा जो ये H2 जो हिस्टामिन सेकेंड है, अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है किसी पैथोजन की वजह से, तो ये HCl का सिक्रीशन करा देगा। तो जिसकी वजह से HCl का जो एसिडिटी होगा, HCl का अमाउंट भी बढ़ रहा है तो एसिडिटी भी बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे क्या GERD वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो हम ये देंगे क्या,
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेगा, इसको ही ब्लॉक कर देगा, और जैसे ब्लॉक कर देगा तो HCl का सिक्रीशन नहीं होगा। और इस तरह से जो GERD वाली कंडीशन हुई है, इस तरह से हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देके उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखा है दिस ड्रग आल्सो डिक्रीज द ऑफ HCl एसिड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन भी क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे हम कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, रेनिटिडीन कर सकते हैं, सिमेटिटिडीन कर सकते हैं, उसके बाद फेमोटिडीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रग क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। आपको पता चल गया कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखो क्या है, जिसे हम बोलते हैं PPI। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एक और नाम से जानते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और ये एटीपेज पंप पाया जाता है कहाँ पे, प्रेजेंट इन पेराइटल सेल, और पेराइटल सेल पे पाया जा रहा है, तो HCl का क्या करेगा, सिक्रीशन कराएगा, ठीक। तो HCl का सिक्रीशन कराएगा। अगर स्टिमुलेट हुआ ये पंप, तो हम क्या करते हैं कि इस पंप को ही क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम ड्रग यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, और ये जाके क्या करेगा, इस सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो HCl का सिक्रीशन नहीं होगा, और इस तरह से HCl का सिक्रीशन क्या करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सप्रेस कर देगा क्या, HCl के गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। जैसे पेंटाप्रोजोल, ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं, और क्या, ओमेप्राजोल, ठीक। नेक्स्ट है कोली एनर्जिक ड्रग। देखो कोली एनर्जिक ड्रग करता क्या है, ये भी प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक, टू इंक्रीज लोअर इसोफेजियल प्रेशर, ठीक। यहाँ शायद उल्टा हो गया है, लेकिन हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा जो स्टमक है, यहाँ का अगर प्रेशर क्या हो, बढ़ा हो, और यहाँ जो इंस्फिंक्टर है इसकी प्रेशर क्या हो, घटा हो, तो हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, इसके प्रेशर को बढ़ा देगा, किस, और जैसे ही बढ़ाएगा तो स्टमक का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये लूज है, ओपनिंग है, तो एसिड क्या होगा, HCl नहीं जा पाएगा, समझ गए। और HCl नहीं जा पाएगा तो हम ट्रीट कर लेंगे क्या, GERD, ठीक है। और देखो हम क्या क्या मैनेजमेंट में कर सकते हैं, तो हम इनटेक आउटपुट चार्टिंग करेंगे, ठीक है। हमने उसको क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। उससे पहले हम नील पर ओरल स्टेटस देखें, क्यों, क्योंकि नील पर ओरल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उस पेशेंट का हार्ट पर HCl का सिक्रीशन हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस रास्ते कुछ भी ना दें, क्योंकि अभी हमारा क्या हुआ है, ओपन हुआ है, क्या, हमारा जो इंस्पेक्टर है वो सही से क्लोज नहीं हुआ है। और इनपुट आउटपुट चार्टिंग हम बराबर उसका क्या, मॉनिटर करते रहेंगे। और उसके बाद NG ट्यूब सक्शनिंग करेंगे। देखो NG ट्यूब सक्शनिंग हम क्यों करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो अगर हम यहाँ पे मान लो कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब डालकर स्टमक से उस HCl कंटेंट या गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, समझ गए। गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या, गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, NG सक्शनिंग कर देंगे, सक्शन करके क्या करेंगे, उस फ्लूइड को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और उसको हम क्या करेंगे, सेमी फॉलर पोजीशन दे देंगे, समझ गए। सेमी फॉलर पोजीशन देने से उसका जो HCl का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और उसको थोड़ा आराम भी मिलेगा। और डाइट थेरेपी में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, फैट हमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं के बराबर लेना है, ठीक है। फैट क्या हमारा लो रहेगा। उसके बाद हम अवॉइड करेंगे हैवी मील, ठीक है। ज़्यादा हैवी मील को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील करेंगे। जैसे कि हम मान लो एक थरिया खा रहे हैं, तो इसी एक थरिया को 5 भाग में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे मील्स, ठीक है। तो एक को खाया, 2 को खाया, छोटा छोटा खाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सर्जरी के ऊपर, जिसे हम नीसेल सर्जरी जो होता है, इसका सर्जरी अब चॉइस होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, कब हम ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। फंडोप्लिकेशन जो सर्जरी होता है, इसमें होता क्या है कि रैपिंग ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस, जैसे देखो यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा है कि ये फंडस है, तो इस फंडस को पकड़ के हमने ऐसे इसको क्या कर दिया, लपेट दिया पीछे से, समझ गए। इसको इधर से करके लपेट के चारों तरफ से, जैसे देखो ये क्या गया, फंडस को ऊपर वाला पार्ट पकड़ के इसको ऐसे लपेट के हमने क्या कर दिया, सूचर लगा दिया। तो इससे क्या है, देखो ऐसे क्या है कि जैसे हमने फंडस को, अब यहाँ से फंडस को पकड़ा, ऐसे लपेट के बांध दिया। अब बांधने की वजह से जो यहाँ स्फिंक्टर होगा, उस स्फिंक्टर को क्या मिल जाएगी, सपोर्ट। ठीक है, 360 डिग्री घुमा के उसको बांध लेंगे, और स्फिंक्टर को जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, या जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, इसको मिल जाता है सपोर्ट। ठीक, अब आपको पता है जब सपोर्ट मिल जाएगा तो वो जो क्लोजर है, वो क्लोजर क्या हो जाएगा, सॉरी जो ऊपर जो लूज है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और एचसीएल का जो बैक फ्लो हो रहा है वो बैक फ्लो भी नहीं होगा, और इस तरह से हम सर्जरी के द्वारा कुछ चीज को क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। लेकिन इसके कुछ अदर टाइप भी है, मैंने वहां पे लिखा नहीं था। ठीक है, सर्जरी के अंदर तो आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पर एक और है, देखो ये जो फंडोप्लिकेशन होता है, ये एक कंप्लीट होता है, जिसमें हम निसेल फंडोप्लिकेशन बोलते हैं, और इनकम्प्लीट एक होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में पहला देखो क्या होता है, देखो टोपेट टोपेट, और एक में दूसरा है डोर। ठीक, ये एक सर्जरी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, टोपेट में क्या कर रहे हैं कि हम फंडस को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हम पूरी तरह से उसको क्लोज नहीं कर रहे, सिर्फ हम कितने डिग्री उसको घुमा रहे हैं, 270 डिग्री हम उसको सिर्फ घुमा के उसको क्या कर रहे हैं, स्टिच कर दे रहे हैं, और इस तरह से उसको क्या, एक सपोर्ट मिल गया, और सपोर्ट मिलने की वजह से वो क्या होगा, ओपन नहीं होगा, सॉरी क्लोज नहीं, सॉरी ओपन नहीं होगा, और इस तरह से जो एचसीएल होगा वो एचसीएल रिगर्जिटेट नहीं होगा। अब देखो एक क्या है, 180 डिग्री पे ही हमको क्या यहाँ पे करके उसको चिप बांध के, मतलब फंडस को ही मोड़ के क्या करते ना, बांध देना, जिसे हम डोर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ऐसे करने से उसको हम ऐसा सर्जरी हम कर क्यों रहे हैं, मेन बात देखो क्या है कि हमको सपोर्ट देना है। अब आपको तुम खुद सोचो, जैसे ये बीच में बंदा है कोई भी, ठीक, अब इसको ये क्या है, अगर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप लोग सब लोग खड़े, तो देखो इधर से भी हम कोई दबा दिया, और इधर से भी कोई दबा दिया, तो देखो इसको सपोर्ट मिल गया, तो सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसी तरह से इंस्पेक्टर को क्या मिलता है, सपोर्ट मिल जाता है, और इस इंस्पेक्टर क्या, ओपन जो हो रही है वो ओपन ना होके क्लोज हो जाएगी, और अपना फंक्शन करने लगेगी। ठीक है, ड्रग देखो सर्जरी ऑफ चॉइस का अगर हम बात करें, तो निसेल फंडोप्लिकेशन क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी होता है किसके लिए, फॉर GERD के लिए, समझ गए, GERD के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम उसका कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ठीक है, उसके हेल्थ असेसमेंट करेंगे पूरी तरह से, फिर दूसरा क्या करेंगे, अवॉइड पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग एंड टोबैको चॉबिंग। ठीक है, तो उस पेशेंट को हम मना करेंगे कि यार तुम जो आपकी जो डाइट है, ठीक है, उस डाइट को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या होगी, छोड़नी होगी, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको GERD वाली कंडीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द इंटेक ऑफ फैटी एसिड फूड्स। जो भी फैटी वाली फूड होंगी, हाई फैटी वाली फूड होंगी, उन सबको क्या करेंगे, रोकने के लिए उस पेशेंट को मना करेंगे कि आप जो भी फैटी वाली डाइट है उसको आप ना लें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एडवाइज पेशेंट फॉर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। ये तो मैं पहले ही बता दिया कि भाई जब एक साथ आपको क्या यहाँ पे नहीं खाना है, जब भी खाना है छोटे छोटे पीसेस में उसको हमको क्या करना है, लेना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट को क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ेगा तो अगर फैट भी बढ़ेगा तो एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि फैट डिपॉजिट होगा,
बेली में, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर की वजह से भी HCl जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको इसका प्रिवेंशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ कॉफी एंड चॉकलेट। हमको क्या है, एक्सेसिव कॉफी और चॉकलेट का जो हम यूज करते हैं इसको भी हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है और देखो पेशेंट जो है उस पेशेंट को हम एक एडवाइस देंगे, और ठीक है एडवाइस देंगे कि तुम जो पेशेंट है उसको हम लाइनिंग जो क्या है उसको लाइनिंग डाउन पोजीशन में हम उसको सोने से क्या करेंगे, मना करेंगे। ठीक, मतलब कब मना करेंगे, जैसे वो खाना खाया उसके बाद उसको तुरंत जैसे सोने गया तो उसको हम तुरंत मना कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे खाना खाएगा तो स्टमक अभी फुल रहेगा, तो जैसे वो अगर डाउन पोजीशन सोए, लेइंग डाउन पोजीशन सोए, जैसे ले डाउन करेगा तो उसके बाद से स्टमक क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेशराइज होगा। आप कभी भी देखो जब लेटते हो तो मसल्स क्या होती है, तनती है इस एब्डोमेन की, उसमें स्ट्रेचेबल होता है, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से सारे कंटेंट क्या होंगे, वापस से रीगर्जिटेट होंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ पे एडवाइस देना है कि कभी भी पेशेंट को क्या करना है, हम जो भी है खाना खाने के बाद उसको तुरंत क्या नहीं सोना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से आपका जो GERD का जो कंडीशन था मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से उसको बता भी दिया है और समझा भी दिया है, एक पॉइंट भी समझा दिया है कि ये क्या है कैसे है। ठीक है, इसके डेफिनेशंस के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, क्या कंडीशन होता है, कॉजेस के बारे में बता दिया, पैथोफिजियोलॉजी बता दिया, साइन सिम्टम डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट भी मैंने आपको बहुत ईजी वे में बता दिया है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, RS नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आपको MSN का आपको इतना तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा MSN का जो भी मैं यहाँ पे आपको नोट्स दे रहा हूँ, बस आप एक बार पढ़ लेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा या ऐसा कोई मतलब डिसऑर्डर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ गए, तो ये स्पेशली जो है एकेडमिक सेशन के लिए भी है और कंपटीशन लेवल के लिए भी है। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल का तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद क्या है, आपको तो एकेडमिक है ही है, जैसे BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग वाले सभी स्टूडेंट को हम ये क्लासेस क्या कर सब अच्छे से